बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, मरीम नवाज़ साहिबा को कल 1 माह हो जाएगा हलफ उठाए हुए, और मुख्तलिफ जो हैं वो मौज़ूआत हैं ज़ाहिर पंजाब से जुड़े। तो हमने आज आपकी इजाज़त से ख़ास तौर पर दावत दी है और हमने कहा ज़रा मौके से फ़ायदा उठाएँ। वज़ीर इत्तलात पंजाब जनाब अज़मा बुखारी साहिबा आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अज़मा बुखारी जो हैं वो एक माशाअल्लाह एक बड़ी होनहार पॉलिटिकल वर्कर हैं और उन्होंने बड़ा नक्श जमाया है, बड़ी जिद्दोजहद की है, बड़ी कमिटमेंट की खातून है। तो हमें बड़ी खुशी है कि आप हमारे साथ हैं। तो अज़मा, वो मैंने अपने बचपन में और लड़कपन में जी। तो अपने घर पर अपनी वालदा की हुकूमत देखी और जब बड़े हुए शादी हो गई बेगम की, तो बेगम की हुकूमत कायम हो गई। दुरुस्त। अब उससे आगे बढ़े, बच्चे जवान हुए, हाँ। बहुएं आई उनकी हो गई, तो उनकी हो गई। दुरुस्त। तो हम अपने घरों पर तो हम ये ख्वातीन की हुकूमत जो है उससे लुत्फ़अंदोज़ होते हैं और हंस बस रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और हंस बस रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम सूबे में भी औरतों की हुकूमत देख रहे हैं। पहली बार तो मरियम जो हैं वो हमारी वज़ीर आला हैं, आप हमारी वज़ीर इत्तलात हैं, जी और हमारी दूसरी बहन मरियम औरंगज़ेब जो हैं जी, वो भी सीनियर मिनिस्टर सीनियर मिनिस्टर हैं। जी। आप बताइए ये आप क्या करना चाहती हैं हमारे साथ? हम आपके घर की तरह आपका सूबा सजाना चाहते हैं और बहुत शुक्रिया शामी साहब, पहले तो आपके काइंड वर्ड्स का। आप हमेशा एक बहुत इंस्पिरेशन और सोर्स रहे हैं और आपसे हमेशा गाइडेंस पहले भी लेती रही हूँ, आइंदा भी कोशिश करूँगी कि आपसे गाइडेंस ले सकूँ। सूबे के हवाले से एक तो ये यकीनन एक नई चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि पंजाब के हिस्से में आया है। पंजाब 12.5 करोड़ से ज़्यादा का सूबा है और उसने एक हमेशा एक डिफरेंट शेड रखा है बाकी सूबों से। वो शहबाज साहब की तर्ज हुक्मरानी हो, वो पंजाब के अंदर तरक्की के हवाले से हो, पंजाब का एक प्रोग्रेसिव जो चेहरा है उसके हवाले से हो। अब ये भी मौका पंजाब की आवाम ने दिया है मुस्लिम लीग नून को और उसके बाद मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा को कि वो पहली चीफ मिनिस्टर हैं पाकिस्तान की भी और किसी सूबे की भी। और जैसे आपने कहा कि ख़वातीन अच्छी एडमिनिस्ट्रेटर होती हैं अगर वो इतने सारे घरेलू मामलात, ससुराल, बच्चे सबके साथ वो अच्छे से टैकल कर सकती हैं, तो सूबा चलाना भी जो है वो कोई इतना मुश्किल काम उनके लिए होना नहीं चाहिए। और फिर यह है कि हम जो ख़वातीन जिनका आपने जिक्र किया, मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा एक पॉलिटिकल प्रोसेस के ज़रिए आई हैं, वो कोई स्काई लैब नहीं है कि उनको जो है वो सिर्फ नवाज़ शरीफ साहब की बेटी होने की वजह से वो चीफ मिनिस्टर बनी है। उन्होंने अपना एक लोहा बनवाया, अपनी धाक बनवाई है, उन्होंने बहुत मेहनत की है पार्टी के अंदर भी और आवाम के हवाले से उनका एक रोड मैप बड़ा क्लियर है उनके पास। सीनियर मिनिस्टर है मरियम औरंगज़ेब, वो भी एक एक्सपीरियंस खातून है, बड़ी पढ़ी लिखी हैं, बड़ी पढ़ी लिखी खातून डिग्री है उनके पास। एग्जैक्टली, लंदन वहाँ किंग्स कॉलेज लंदन की पढ़ी हुई है, लंदन की पढ़ी हुई है और उनका एनवायरनमेंट के ऊपर बहुत काम है और वो उस पर काम करना चाहती थी। उनको ये ऑप्शन जो है मिला और माशाल्लाह किसी से कम नहीं है। और मुझे ये इन्फॉर्मेशन का एक जो बहुत टफ जॉब है वो मुझे मिला है। सो मेरी कोशिश और ख्वाहिश ये है कि जो पंजाब के सूबे के लिए जो मेहनत चीफ मिनिस्टर साहबा कर रही हैं और जो विजन है उनका, वो मैं आम आदमी तक पहुंचा सकूं। और यकीन मानिए इसलिए नहीं कि मैं उनकी कैबिनेट मेंबर हूं, तो मैं आपको कह रही हूँ जिस मेहनत के साथ और जिस क्लैरिटी के साथ वो काम कर रही हैं, यानी उनको पता है वो क्या चाहती हैं, उनको पता है कि सूबे के लोगों की ज़रूरत क्या है। वो बेशक जो है वो रमज़ान पैकेज, जो निगहबान रमज़ान पैकेज उन्होंने शुरू किया, पहली दफ़ा 64 लाख घरों के अंदर उनके उनके डोर स्टेप के ऊपर जो है उनको जो है वो मिले। कहीं ने किसी ने इंतज़ार नहीं किया, किसी को धक्के नहीं खाने पड़े और ये बड़ा मुश्किल था। कहा गया उस वक्त उनको कि ये कैसे होगा, ना मिला हो जी। कोई हेल्पलाइन का नंबर भी आपने मुकर्रर किया? जी बिल्कुल। कई लोग मुझसे राब्ते करते हैं, हमें राशन की जरूरत है जी। अब तो प्रोग्राम वो तकरीबन खत्म हो गया बिकॉज हमें 10 वो तो खत्म हो गया, लेकिन बिल्कुल एक सिर्फ निगहबान रमजान पैकेज के अलावा भी चीफ मिनिस्टर साहबा की अपनी हेल्पलाइन है 0800 12345। तो इसके ऊपर जो भी किसी भी महकमे से मुतल्लिक किसी की शिकायत हो, वो उनके पास, किसी के पास खाने को कुछ ना हो, जी बिल्कुल, घर में सामान ना हो, बिल्कुल कर सकते हैं, वो राब्ता कर सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। और ख़वातीन के हवाले से जो सेफ्टी ऐप उन्होंने शुरू की थी 8 मार्च को, जिसका उन्होंने इनॉग्रेशन किया, कि जो ख़वातीन हरास होती हैं पब्लिक प्लेस के ऊपर या कहीं जो वर्किंग प्लेस है उसके ऊपर अब बाकायदा से एक ऐप मौजूद है जिसके ऊपर फ़ौरन से पहले उनको खातून को अगर रेस्क्यू करने की ज़रूरत है वो, और अगर उनकी कंप्लेंट है कि उनको वहाँ पे जो है वो कोई प्रॉब्लम हुआ है,
तो उसको दर्ज भी किया जाएगा। बाकायदा उसको खुद मॉनिटर कर रही हैं, ये नहीं है कि उन्होंने किसी पे छोड़ दिया है, उसको खुद मॉनिटर कर रही हैं। ये निगहबान रमज़ान पैकेज को भी खुद मॉनिटर करती रही है अपने डैशबोर्ड के ऊपर। उनके एक लाइव डैशबोर्ड था जिसके ऊपर हम मॉनिटर कर रहे थे कि रोज़ कितनी जो है वो हो रही है। बाकायदा तस्वीरें ली गई, उनका पूरा एक मैकेनिज्म था, QR कोड था कि वो कहाँ तक जो है उस पर गबन का, अल्लाह माफ़ी दे कोई मगर ये कई हमारे अपोजिशन के मर्द तो ऐसे हैं जिनको हजम नहीं हो रही। कोई बात नहीं, तो आज भी कुछ बदमज़गी तो हुई है ना असेंबली में। अफसोस की बात है शामी साहब, मुझे हैरत ये होती है कि अपनी जो इनकी ख़वातीन हैं, बुशरा बेगम साहिबा बहुत काबिल एहतराम है, उनका एहतराम हमें करना चाहिए। लेकिन ये तो नहीं हो सकता कि बुशरा बेगम साहिबा का सिर्फ एहतराम जायज़ है, बाकी मरीम नवाज़ का एहतराम नहीं होना चाहिए, या हम में से किसी औरत का। 2 दिन पहले इन्होंने जो है बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए ख़वातीन के हवाले से, और बाकायदा गाली दे के कहा कि यह ख़वातीन ये है। उसके ऊपर ख़वातीन ने रिएक्ट किया, इन्होंने माफ़ी मांगी और बात शायद आई गई होगी। उस वक्त अगर बात आई गई ना होती तो शायद ये आज का नौबत में ना आती। आज भी ये जब हाउस शुरू हुआ, पहले अपोजिशन मेंबर राना आफ्ताब साहब वो तकरीर कर रहे थे, पिन ड्रॉप साइलेंस के साथ हम सब ने उनकी तकरीर सुनी। उसके बाद जैसे ही हमारे मेंबर हैं चौधरी अमजद जावेद साहब, उनको फ्लोर दिया गया, तो वो बाकायदा लिटरली शामी साहब जैसे गली के गुंडे नहीं होते वो आवाज़ें कसने वाले, हुटिंग करने वाले, इनके लोगों ने वहाँ से वो शुरू कर दिया। मैं खड़ी हुई और बगैर माइक के, वैसे मैं खड़ी हुई, मैंने कहा स्पीकर साहब इनको चुप कराएं, इन्हें कहीं ये कोई तरीका नहीं है, आपका भाषण हम सुन लेते हैं, तो अब एक मेंबर हमारी तरफ से बात करने के लिए खड़ा हुआ, उसको कम से कम अनइंटरप्टेड टाइम दे के वो बात कर सके। मैं ये बात कर रही हूँ तो उधर से 5-7 ये थे, मैं तो उनकी शक्लें भी नहीं जानती बिकॉज अभी नया शुरू हुआ बिल्कुल हाउस, अरकान असेंबली जी, वो उन्होंने कुछ मेरे बारे में कुछ कहा, मैं क्लियरली नहीं सुन सकी, बट मुझे समझ में आ रहा था कि वो कुछ अच्छे अल्फाज तो खैर मेरे बारे में नहीं बोल रहे थे, इशारे भी किए, और उसके बाद उन्होंने लानत भेजने का इशारा किया मेरे ऊपर। और शामी साहब मैं कभी भी जो है ना पॉलिटिक्स के अंदर मैंने कभी इनिशिएट नहीं किया, वो सारी चीजें तो महफूज हो चुकी होंगी, बिल्कुल हो गई हैं, और आवाजें भी, तस्वीरें एग्जैक्टली आई रिएक्टेड। मैंने स्पीकर साहब को कहा, मुझे थोड़ा सा गिला डिप्टी स्पीकर साहब से है, डिप्टी स्पीकर साहब को मैं बताती रही कि हुआ क्या है, डिप्टी स्पीकर साहब को शायद समझ में नहीं आया या उनका क्या वो था, और हमने कहा कि इसको उनको कम से कम जो हाउस में मेंबर बैठे, आपको याद होगा कि परवेज इलाही साहब के दौर में हम कुछ भी नहीं करते थे, हमें उठा उठा के बाहर फेंक दिया जाता था, हमें एक्सपेल कर दिया जाता था, हमारी रुकनियतें मुअत्तल हो जाती थी। अब इतनी बड़ी बात 1-2 दिन पहले फ्राइडे को भी हुई है, अब आज मंडे है, आज फिर से वही हालात है। इस तरह तो हाउस नहीं चल सकता, ये कोई तरीका नहीं है। और मैं मुझे बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने तमाम हुकूमती मेंबर्स का तो हुई हूँ, अपोजिशन के मेंबर्स भी आए और उन्होंने आके माजरत की, उन्होंने कहा कि ये गलत है, आप बहन है हमारी, ऐसा नहीं होना चाहिए था, और उन्होंने उन मौसूफ को बाहर ले गए। लेकिन मैं समझती हूँ कि स्पीकर साहब को इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, तो ये गली मोहल्ले का माहौल कह दिया उन्होंने, सख्त नोटिस लेना चाहिए। देखिए, और हम तो इमरान खान साहब से भी अर्ज करेंगे और जो बैरिस्टर गौहर साहब हैं उनसे भी कहेंगे, और उनके जो दूसरे जिम्मेदार हैं उनके यानी उमर अयूब साहब हैं, दूसरे लोग हैं जो यहाँ सूबे के जो लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं, जी वो बैठे हुए थे, ही वाज सिटिंग, डिप्टी अपोजिशन लीडर पे बैठे हुए थे और वो दोनों हिले जुले नहीं अपनी जगह से। उनकी सबकी जिम्मेदारी है, ये बेटियां माएँ सबकी साझी हैं और इनका एहतराम करें। और एक बात मैं बचावे साहब कह दूं, ये हमें जो है ना किसी से कर्टसी की जरूरत नहीं है, अगर ये एहतराम नहीं करेंगे ना, फिर मैं एहतराम करवाना भी दुरुस्त है, लेकिन हम तो गुजारिश करेंगे ना, किस तरह से हम भी कर रहे हैं, ठीक बात है। अच्छी, अब आप ये बात मुझे एक बात बताएं, आज हमारी वज़ीर आला जो हैं वो गई हैं फैसलाबाद, और वहाँ जो पतंग की डोर फिरने से एक शख्स जहाँ बहाक हुआ उसके घर गई, फिर जो गटर में सफाई करने वाले 2 कारकुन थे उनकी जान चली गई, वहाँ गई। तो बड़ी अच्छी बात है, जब ऐसा कोई हादसा हो तो लोगों के दिल पे हाथ रखना चाहिए और वहाँ ताज़ियत करनी चाहिए। लेकिन मेरी ये गुजारिश होगी तो कोई ऐसा इंतज़ाम नहीं हो सकता कि जितने ये सरकारी महकमे हैं, ख़ासतौर पर वासा है और दूसरे, ये इनको पाबंद किया जाए कि जब अपने जो वर्कर्स हैं उनकी इंश्योरेंस कराएं, और जब इस तरह की कोई वारदात हो तो फिर उनको कंपनसेशन का एक बाकायदा ज़ाब्ता होना चाहिए उनकी। और फिर ये एक तो वो सरकारी मुलाजिम है उनके लिए, और दूसरे आम आदमी जो ट्रैफिक के हादसे में इंतकाल कर जाता है, जो डोर फिरने से मर जाता है, जो और कहीं ट्रक के नीचे आ जाता है, उसका घर जो है वीरान हो जाता है, उसके लिए भी कोई हुकूमत को तय करना चाहिए कि उनकी ये इंश्योरेंस होगी या उनके लिए कोई कंपनसेशन का इंतज़ाम होगा। हर शख्स
जो नागहानी इस हादसे का शिकार हो जाए उसके घर वालों का कोई पुरसाने हाल नहीं होता, ठीक बात। उसके बच्चों को कोई पूछता नहीं जी, है, बिल्कुल। तो इसका कोई अदालती इंतजाम भी करना चाहिए ना। जी देखिए, गुजारिश इसमें दो है। एक तो ये जो अल्लाह करे कि हम इस सूरत हाल में आए कि स्टेट इंश्योरेंस सबकी हो सके, जैसे डेवलप मुल्कों के अंदर होता है बीमा पॉलिसी कि सबकी जो है इंश्योरेंस पूरे सिटीजन्स की जो है वो हो सके। लेकिन जहाँ तक इदारती की बात है, पहले तो ये जो गटर में जो एक सानिया हुआ उसके ऊपर यकीनन जो वासा के अफसरान हैं उनसे बासपुरस भी की गई है, उनका अपना महकमाना भी वैसे तरीकाकार है एक कॉम्पनसेशन का। लेकिन चीफ मिनिस्टर और जो सूबे का या मुल्क का हुक्मरान होता है उसके पास ये हमेशा से ये मौजूद होती है कि वो जो भी ऐसी नागहानी आफात या कुछ चीज़ें आती हैं उसके अंदर लोगों को कॉम्पनसेट, और उनकी जिम्मेदारी है और ये उन लोगों का बच्चों हक की है। तालीम हो सके, बाद में उनकी औरतें बेवा हो जाती हैं, बच्चे यतीम हो जाते हैं, घर अंधेरे हो जाते हैं और पता नहीं चलता जाना कहाँ है हमने। ये जो धाती डोर वाला है, इसमें कल छुट्टी वाले दिन भी चीफ मिनिस्टर साहबा ने एक मीटिंग जो है वो हमने एक 2.5-3 घंटे की उन्होंने मीटिंग की, जिसके अंदर बाकायदा तौर पर पहले तो हो रहा था कि हम ग्राउंड पे जो है वो पुलिस अफसरान भी सब देख रहे थे कि पतंगे उड़ने से कैसे रोक सकते हैं, आप कैसे अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं। बट अब जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा ने क्रैक डाउन करने का हुक्म दिया है डोर और पतंग बेचने वालों के ऊपर भी, और ये बात हमारे नॉलेज में आई, आ चुकी उन्होंने खुद ये बात कह दी है फैसलाबाद में, तो मैं ये बता सकती हूँ कि हमें ये बात पता चली है कि केपी से जो है ये अब डोर यहाँ पर पंजाब में आ रही है, इसको रोकने के इकदाम चीफ मिनिस्टर साहिबा ने कल ही कह दिए जी, कातिल डोर, और वहाँ से आ रही है। और कुछ ऑनलाइन भी सुना है, हमारी इतलात पहुंची कि ऑनलाइन भी कुछ ऐसी जो है स्पॉट्स हैं जहाँ से ये खरीदी जा रही है। तो उस हवाले से कल एक बाकायदा तौर पर चीफ मिनिस्टर साहबा ने हुक्म जारी किया है कि किसी तौर पर भी वो दूसरे सूबे से आ रही हो या ऑनलाइन बिक्री हो उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती, और पंजाब में इसके ऊपर बिल्कुल जीरो टॉलरेंस होगी। आम आदमी के गले काटना ये कोई खेल नहीं है और ये कोई शुगल मेला नहीं है जिसको बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। लेकिन जो लोग इस शिकार हो जाते हैं उनकी कंपनसेशन, उनके बच्चों के लिए वजीफा माहाना ये फौरी तौर पर मुकर्रर होना जी, आज हो गया जी। आज मैं चूंकि मुझे हम वो हुकूमत है कि जो नेकी, आप इसको ज़ाब्ता बना दें। जी बिल्कुल ज़ाब्ता है जी, ऑलरेडी भी है। ये जो नेकी करके हम उसको जताते नहीं है, ना हम टांग पे टांग रख के मुतासरीन को बुलाते हैं मेरे दरबार में हाजिर हो जाए, मैंने आपसे आप लोगों पे इल्जाम तो लगता है कि आप लोग वीडियोस बनवाते हैं जाते हैं, वो आपके मुखालिफिन इल्जाम लगाते हैं ना, वो मुखालिफिन तो जो मर्जी करते हैं, उनके लीडर तो टांग पे टांग रख के अपने दरबार में बुलाया करते थे, मेरे घर आओ मैंने ताज़ियत लेनी है, जनाजों पे नहीं जाते थे। आज बिल्कुल आज जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा ने बाकायदा जो कॉम्पनसेशन दिया, मैं चूंकि उन्होंने मना किया है मैं वो बता नहीं सकती, लेकिन कॉम्पनसेशन का भी उन्होंने ऐलान किया है। वो जवान बच्चा था 22 साल का, उसकी कोई बेगम और वो बच्चे तो नहीं थे, लेकिन जो भी सपोर्ट उस फैमिली की हो सके जी उन्हीं को दिया है जी, उन्हीं को इमदादी चेक भी दिया है। और भी जो भी मेरी चीफ मिनिस्टर कम अज़ कम जो भी सूबे के अंदर जिस शख्स को उनकी मदद की ज़रूरत है वो उनके डोर स्टेप पर पहुंचाने के लिए तैयार है। दस्तक एक प्रोग्राम मैं आपको जरूर बताना चाहती हूँ शामी साहब, दस्तक एक प्रोग्राम लॉन्च किया हम कर रहे हैं, कुछ दिनों में चीफ मिनिस्टर साहब उसका इनॉग्रेशन करेंगी, जिसमें 10 बेसिक जो सर्टिफिकेट्स हैं, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, टोकन टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें जो है जिसके लिए लाइन और कतार में लग के लोग ख्वार हो जाते हैं, छुट्टी करने पड़ती थी अपने कॉलेजों से, अपने दफ्तरों से कि हमने बनवाने जाना है, वो एक कॉल के ऊपर जो है वो उनको उनके घर पर डिलीवर होगा। और ये जिसी तरह उनका दवाइयाँ, मुफ्त अद्वियात जो हैं जो बंद हो गई थी वो दोबारा अद्वियात शुरू भी करा दी हैं, और लोगों के घरों के ऊपर जो है दोबारा अद्वियात को भी भिजवाने का इंतज़ाम किया जा रहा है। तो ये जो एक वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, जो एक गवर्नेंस की एक नई मॉडल और नई शक्ल इंशाल्लाह ताला, ये आप कल एक महीना पूरा होने आ रहा है चीफ मिनिस्टर साहबा को, लेकिन मैं 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको बता सकती हूँ जो उन्होंने इस 30 दिनों के अंदर अंदर जो है 1 साल के नोटिस के अंदर जो है पूरे कराने के लिए। अज़मा बात यह है कि हम देखते हैं आज भी मेरे पास ख्वातीन आती हैं बड़ी तादाद में जी, उनको विरासत से हिस्सा नहीं मिलता, वो कहीं भाई, कहीं भतीजे, कहीं मामू, कहीं चचा, वो काबिज हो जाते हैं ऐसे। तो ये भी कोई इसके लिए भी टाइमलाइन होनी चाहिए कि अगर कोई शख्स इंतकाल कर जाए फौरी तौर पर उसकी जायदाद जो है वो तकसीम करने का बंदोबस्त हो, फौरी तौर पर सक्सेशन सर्टिफिकेट जारी हो, ये भी नादरा की जिम्मेदारी होना चाहिए। अदालतों में ना जाना पड़े उन मामलात के लिए। अदालतों में जाते हैं, महीनों धक्के खाते हैं, सालों धक्के खाते, फिर एक अदालत, फिर दूसरी अदालत, फिर तकसीम नहीं होती विरासत। सब केस का फैसला तब होता है जब वो शख्स दुनिया से जा चुका होता है। ये भी ऐसा भी हुआ है। और आपको याद होगा शामी साहब के 2013 वाली जो हुकूमत थी शहबाज साहब की,
उसमें उन्होंने टैक्स ख़त्म कर दिया था। जो विरासत में जो प्रॉपर्टी मिलती है एक खातून को, उसका टैक्स तक उन्होंने ख़त्म कर दिया था। लेकिन ये बात यकीनन जो हमारा जस्टिस सिस्टम है उसके अंदर यकीनन ये प्रॉब्लम एग्जिस्ट। मैं चूँकि खुद एक क्रिमिनल लॉयर हूँ, मैं समझती हूँ, मुझे मालूम है कि ये फैमिली केसेस का फैसला 6 महीने के अंदर कानून मौजूद है, लेकिन वो नहीं होता। जो टेररिज्म के वाक़यात हैं उसके अंदर आपको जो है आपके पास वो मुद्दत मौजूद है कि वो फैसले होने चाहिए, वो नहीं होते। लेकिन कल जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने जो कल मीटिंग की है उसके अंदर एजी साहब जो है मौजूद थे, और उसके अंदर एजी साहब को ये कहा गया है कि स्पेशल कोर्ट्स जो हैं, जिस भी मकसद के लिए स्पेशल कोर्ट्स की भी अगर ज़रूरत पड़ती है स्पीडी जस्टिस के लिए, वो बनाई जाए। और चीफ मिनिस्टर साहबा की फुल सपोर्ट है इसके ऊपर कि हमें इनको स्पीडी, खासतौर पर ख़वातीन के खिलाफ जराइम होते हैं, जो बच्चों के खिलाफ जो जराइम होते हैं, उसके ऊपर भी ज़ीरो टॉलरेंस भी है और स्पेशल कोर्ट्स के जरिए उसको परसू होना चाहिए। देखिए, जब कानून में वक्त मुकर्रर होता है जी, उसकी कोई पैरवी नहीं करता, क्योंकि हमारे दस्तूर में लिखा हुआ है कि अगर कोई काम वक्त पर नहीं होगा तो उसके बाद भी हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल अब जो कानून है उसको सख्त करने की ज़रूरत है। अगर वो काम नहीं होगा तो तादीबी कार्रवाई होगी। बिल्कुल दुरुस्त है जी। इसके लिए ज़ाहिर है ये हुकूमत अकेले नहीं कर सकती। शामी साहब समझते हैं कि हमें अपने जो जुडिशल सिस्टम में खासतौर पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है, जो हमें स्पेशल कोर्ट्स बनाने हैं, उसके लिए भी उनकी हमें यकीनन कंसर्न की ज़रूरत पड़ेगी। जो तादाद बढ़ानी है जजों की, अगर तादाद बढ़ाने की, अदालतें बढ़ाने की ज़रूरत है, बिकॉज एक बहुत बड़ा एक जो है वो के लिए जज नहीं थे अभी, ट्राइब्यूनल्स के लिए जज नहीं थे अभी। एग्जैक्टली, बात ये है उसके लिए हमें करना पड़ेगा। आप अज़मा, आप देखेंगे जो 9 मई की ख्वातीन गिरफ्तार है, जी हाँ, और इनके बारे में कुछ मालूम नहीं हो रहा जी, किन पे मुकदमा चल गया है, किन पे नहीं चला है, किन की जमानत हो रही है, किन की नहीं हो रही है। अब इतने कई माह हो गए हैं, जी हाँ, तो कोई इनकी भी सुनवाई करनी चाहिए ना। जी बिल्कुल। देखिए, इसकी सुनवाई, एक तो ये केस कोई हमने नहीं बनाया, ये केसेस इनके ऊपर इनके अमाल की वजह से बने हैं, जो भी लेकिन ये इस पे आपको ये पता होगा कि जो मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर इनके ट्रायल चलने के लिए कहा गया था, जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने स्टे दिया हुआ था, और आज बाकायदा उनकी आज शायद समाअत भी हुई है। आज 5 रुकनी बेंच था, उनका फैसला नहीं सुना सकते जी, उन्होंने ये रोका हुआ था। सो इसलिए जो है ये स्टे की इस पोजीशन में है, और जैसे ही इस बारे में कोई क्लैरिटी और फैसला आ जाएगा तो यकीनन जिन्होंने गलत किया है 9 मई के हवाले से उनको सजाएं मिलनी चाहिए, और जो बेगुनाह यकीनन उनको अब आप ये देखें कि हमारे कई अखबार नवीस भाई हैं, मीडिया पर्सनस हैं, हमारे से उनका इख्तिलाफ भी है, लेकिन हम उनका एहतराम भी करते हैं, वो हमारा भी करते हैं। अभी मैं इमरान रियाज से मिला, उनको गिरफ्तार किया गया था। अभी फिर हमारे असद तूर जो हैं जी उनको गिरफ्तार किया गया, उनका इंटरव्यू है। जिस तरह का सलूक उनके साथ हुआ है, अब जिस तरह के, अब ये जो इमरान रियाज जो हैं वो तो कह रहे हैं उनके साथ नशियों के साथ जो सिगरेट उनको रख दिया गया, उनको सांस की तकलीफ है, और वो एक चरसियों और भंगियों के साथ जाहिर है वो नहीं रह सकते थे। इसी तरह असद तूर साहब कह रहे हैं उनके साथ बहुत नामुनासिब सलूक किया गया। तो गिरफ्तार करना, मुकदमा चलाना, ये कानून के दायरे में रहना, ये बातें अपनी जगह है। लेकिन ये जो बदसलूकी है, आप एक सियासी कारकुन हैं, अब आपको भी तो कोशिश करनी चाहिए कि हुकूमत इसका भी मुदावा करे कि किसी अदारे को जरूरत ना हो सके इस तरह लोगों की तौहीन करने की और तज़लील करने और सर मरियम साहब, मैं ऐड कर दूं, मरियम साहबा खुद ज़ाहिर है जेल में रह चुकी हैं, वो गई भी हैं, बड़ी अच्छा उन्होंने जेस्चर दिया कि वो जेल गई, वहाँ पर जाके ख़वातीन के साथ इफ्तार किया और कहा भी कि हालत ज़ार ठीक करेंगे। तो उसके बाद ऐसे इंटरव्यूज़ के जिसमें हालत ज़ार के बारे में बता रहा है तो आम आदमी सुन के तो परेशान ही हो जाए। देखिए, मैं बहुत ज़्यादा तो शायद इस पर ना कहना चाहूँ, लेकिन एक बात तो दुरुस्त है कि ये भी तो इख्तियार नहीं हो सकता ना एक सहाफ़ी का कि वो फेक खबरें, फेक प्रोपेगेंडे और इस तरह के काम करे जो उसको जेब ही नहीं देते। अब ये देखिए ना, अब ये जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है उनके ऊपर जिस किस्म का मलबा डाला इमरान रियाज साहब ने, क्या उनको क्या बनता था? क्या उनको ये करना चाहिए था? तौहीन मजहब का एक उनकी जजमेंट को, जो जजमेंट के ऊपर 10,000 दफा वो क्लैरिफिकेशन दे चुके थे, उसके ऊपर उनको, और फिर वो एक सियासी जमात के बाकायदा तौर पर तर्जुमान है, उनको सहाफ़ी तो नहीं कहा जा सकता। दुरुस्त है, देखिए लेकिन आप कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल दुरुस्त है, बस कानून नहीं। लेकिन शामी साहब आप वो वक्त याद कीजिए जब राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनको, जब उनके साथ जो सलूक हुआ था, जो हमारे साथ होते रहा है, इनके साथ कम से कम इनको एक कह रहा है मुझे कैद तन्हाई में रखा, एक कह रहा है मुझे बहुत अच्छे लोगों के साथ भी रखा, लेकिन जिस तरह हमें रखा, हमारे लोगों को रखा, नहीं अब ये बदला तो नहीं लेना ना। हम नहीं ले रहे, हाँ, ये तो मैं कह रही हूँ, बदला नहीं ले रहे, आपको तो उनकी पहल करनी चाहिए, जो आपके साथ हुआ उनके साथ ना हो। ये अल्जामी जवाब तो हो सकता है, बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन हम तो उनके मानने वाले हैं ना। सलाम उस पर कि जिसने बेकसों की दस्तगीरी,
सलाम मुस्तफा की जिसने गालियां खाकर दुआएं दी। नहीं तो हमने भी वो नहीं किया ना उनके साथ जो हमारे साथ हुआ। उनके साथ देखिए अब ये जेल है शामी साहब, उसके अंदर यकीनन बहुत अच्छे लोग तो नहीं होंगे, यकीनन उसके अंदर हवालातों में बंद करते हैं। तो वो उसमें वो एक ने कह रहे हैं मुझे कैदे तन्हाई में रखा, दूसरे कह रहे हैं मुझे नशइयों के साथ रखा, मतलब लेकिन उनको कम से कम उम्मीद है कि उनको किसी ने कुछ नहीं, जिस्मानी तौर पर मुताबिक देखिए, दस्तूर के मुताबिक, कानून के मुताबिक कैदियों के भी हकूक जी बिल्कुल होने चाहिए, उनकी पासदारी होनी चाहिए। सहूलत तो आप खुले दिल से कह दें, कहना चाहिए, जिसकी शिकायत होगी आप अदालत करें, जी बिल्कुल होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। और जो लोग जो है जो फेक खबरों का धंधा चलाते हैं उनको भी इस मुल्क को माफ कर देना चाहिए। इस मुल्क से और क्या लेना चाहते हैं? वो अपनी जगह है, हम उस पर नहीं जा रहे, लेकिन उससे जाना पड़ेगा ना। अब आप नहीं वो तो फिर कानून है, ज़ाब्ता है ना। अगर आप कहेंगे तो फिर तो इसका मतलब है आप डायरेक्ट हुकूमत इन्वॉल्व हो रही है ना। हम इन्वॉल्व नहीं हो रहे, मैं कह रही हूं कि इसके ऊपर कोई तरीकाकार बनाना चाहिए। भुगत चुके हैं अभी वो शाहिद अफरीदी भुगत रहा हूं। अब मेरे बारे में मुझसे मंसूब करके एक मैसेज चला दिया पोस्टर के जो हुसैन नवाज ने और हसन नवाज ने यहूदी लड़कियों से शादियां करनी है, मेरा मैसेज एग्जैक्टली। और वो आप देखिए अभी शाहिद अफरीदी हाँ उसके पीछे पड़े हुए फेक पोस्ट बना के चला दी और उसके बाद ट्रोलिंग शुरू हो गई। इमरान खान साहब के खिलाफ एक फेक बात उनसे मंसूब करके चला दी, उसके बाद उनको गालियां देनी शुरू कर दी। यही मैं कह रही हूँ ना कि सर की मुसीबत ये है कि एक बंदा फेक पोस्ट बना के फारिग हो जाता है, उसके बाद आप जैसे मुझ जैसे आप जस्टिफिकेशन दे दे के पागल हो जाते हैं कि भाई ये खबर दुरुस्त नहीं है। अब देखिए सोशल मीडिया भी सर जोड़ के बैठना होगा, मेहनत करनी होगी। पिछले दिनों कुछ 400-450 अकाउंट्स बंद भी किए हैं, लेकिन वो तो बहुत उस पे था ना जो तौहीन मजहब। और देखिए इस मुल्क में आग नहीं लगानी है हमको मजहब के नाम के ऊपर, जो दूसरी किसी ऐसे प्रोपेगेंडा के इसके ऊपर मुल्क के अंदर आग लग जाए। हमें ये मुल्क हमारा है, हम सबको इस मुल्क को संवारना है। और अब आप ये बताएं कि आप क्या रमजान में क्या और खुशखबरी देना चाहती हैं लोगों को, मीडिया के लोगों को? खास तौर पर बहुत सारी खुशखबरियां मेरे पास वेटेड है जी। और पहले तो हम कहते हैं हमारे अदारे रो रहे हैं, इश्तिहारों के बिल नहीं मिल रहे, पैसे नहीं मिल रहे, आ रहे बिल्कुल आ रहे हैं। ईद से पहले इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहबा का ये हुक्म है और मैं इसको पूरा हमारे वाजिबात तो अदा कर दिए जाएं जी, कर रहे हैं ताकि हमारे कारकुनों को, हालांकि वो हमारी हुकूमत के वाजिबात नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह ताला चीफ मिनिस्टर साहबा का हुक्म है, हम आपको जारी करेंगे। जिम्मेदारी। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। एक आज हमने देखा कि इंतज़ामी बहरान सामने आया एचिसन कॉलेज से मुतालिक, और वो ये कि जो उनके प्रिंसिपल हैं माइकल थॉम्सन, उन्होंने कहा जा रहा है कि इस्तीफ़ा दे दिया। और वजह इसकी ये बनी है कि जो अहद चीमा साहब हैं उनके बच्चों के दाखिले, उनकी फ़ीसों को माफ़ कराने का मामला था, जिसमें गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब जो हैं वो बीच में आए। शामी साहब, ये जो माजरा हुआ है, जो हमने कुछ थोड़ी बहुत जो प्रिंसिपल हैं एचिसन कॉलेज के, जी सर, जिसे चीफ्स कॉलेज भी कहा जाता था, एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं जी, वो उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा था और आइंदा माह वो अपना मनसब छोड़ रहे थे और उनकी जगह नए प्रिंसिपल की तकर्री होने वाली थी। तो इसलिए ये बात भी हमें मद्देनजर रखनी चाहिए। अब जो झगड़ा खड़ा हुआ है वो ये हुआ कि आहत चीमा साहब के जो बच्चे हैं वो एचिसन कॉलेज में पढ़ते थे जी। अब वो चले गए इस्लामाबाद और उनकी बेगम साहबा भी इस्लामाबाद चली गई, बच्चे भी चले गए। अब बच्चों ने, अब जो एचिसन कॉलेज से जब बच्चे तालीम हासिल कर रहे होते हैं तो अगर वो उस शहर में नहीं रह सकते या तालीम जारी नहीं रख सकते तो फिर वो छुट्टी की दरख्वास्त देते हैं और फीस अदा करके उनको ये इजाज़त मिल जाती है कि उनका नाम नहीं कटेगा। अच्छा, तालिब इल्म के तौर पे वो मौजूद रहेंगे लेकिन फ़ीस अदा करते रहेंगे। अच्छा, अब यहाँ ये हुआ कि उनके बच्चे जब इस्लामाबाद गए, वहाँ उन्होंने दाखिले ले लिए होंगे स्कूलों में, तो उनके जहन में ये होगा, उनकी बेगम साहबा जो आयशा है जी, साइमा अहद, वो भी एक सरकारी अफसर है जी। अब उनके जहन में होगा कि अब ये बच्चे जो हैं जब लाहौर वापस आएंगे तो इनका दाखिला नए सिरे से ना कराना पड़े। अच्छा, वो ज़ाहिर तगोदाव ना करनी पड़े। नहीं,
ठीक है ना, नया दाखला फिर बड़ा मुश्किल होता है। अब उन्होंने गवर्नर पंजाब को, जो कि उसके चेयरमैन है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के, उनको ये दरख्वास्त दी कि मेरी फीस जो है बच्चों की वो माफ़ कर दी जाए, वो ना ली जाए पूरे अरसे की, उनको एनरोलमेंट रखी जाए। उन्होंने ये मामला बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को भेज दिया। अब बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उनकी दरख्वास्त मंजूर कर ली, सही, और कहा कि ये फीस ना दें, अब भी इनका नाम खारिज नहीं होगा। ठीक। अब वो प्रिंसिपल साहब जो हैं माइकल थॉमसन, उन्होंने इस पर एहतजाज किया है और एतराज़ किया है। उनका ख्याल है कि ये नामुनासिब फैसला था। कि अब बात क्या है, मुझे जो एचएसएल कॉलेज है, बड़े बड़े जितने हमारे ख़ानदान हैं, अब उनकी आइंदा की नस्लें बोर्ड के ऊपर मौजूद हैं। बिल्कुल, अयाज सादिक के बेटे हैं, अयाज सादिक के बेटे हैं, चौधरी ज़ोहर अलाई के नवासे हैं, पता नहीं, या बेटे हैं, उमर सैफ साहब भी हैं सर, उमर सैफ साहब हैं, और अली परवेज मलिक साहब भी, अली परवेज मलिक साहब हैं, और मतलब वो हमारे जो शफी ख़ानदान उनके, मतलब मोहम्मद औरंगज़ेब साहब भी हैं सर, औरंगज़ेब साहब भी जो खुद हैं मेंबर। जी सर, बोर्ड नहीं, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स हैं। नहीं, वो तो होंगे ना, वो तो वजीर ख़जाना मेंबर होगा, ये तो वो कैसे होगा सर, इसमें नाम लिखा हुआ है। नहीं, अगर वो वजीर ख़जाना जो है, मुझे समझ में नहीं आई कि उनका नाम कैसे आ गया, या अभी फौरी तौर पर मुकर्रर किया उनको, या पहले होंगे, बारह नहीं हो। अली अयाज सादिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये जो बोर्ड है, इसके अंदर एजुकेशनिस्ट कितने हैं, कि सारे जो हैं वो जो ओल्ड एचिसोनियंस हैं, उनके बेटे हैं, खुद भी एचिसोनियंस होंगे। हाँ जी, चलिए, मगर सादिक ये जो कॉलेज है, इसमें जब एक दफ़ा आपको दाखला मिल गया, तो क्या उम्र भर के लिए दाखला मिल गया? आप अगर दूसरी क्लास में दाखिल हो गए या पहली में, तो मैट्रिक तक आपका नाम नहीं खारिज होगा, आप अटेंड करें ना करें क्लास। ये तो गोया जिम खाने के मेंबर हो गए ना, डोरमेंट करा ली मेंबरशिप, मेंबर हो गए, और उसके बाद बाहर चले गए, फिर तो आप फीस तो देंगे। तो आप, पहली बात तो ये है कि मुझे हैरत हुई है, इतना बड़ा अदारा और इतनी बड़ा झोल। भाई आप ये तय करें कि एक बच्चा जो है वो 4 महीने या 6 महीने अगर नहीं क्लास अटेंड कर सकेगा तो उसका नाम नहीं खारिज होगा, मगर उसके लिए फीस तो देनी होगी उसको। एग्जैक्टली। एक बात। दूसरी बात ये कि आप फीस भी ना दें, नाम भी आपका मौजूद रहे, उसकी कोई मुद्दत भी मुकर्रर ना हो। भाई अगर आपके वालिदैन हैं, उनका ट्रांसफर हो गया है, किसी दूसरे शहर चले गए हैं, सरकारी अफसर ही हैं चाहे नहीं, आप कोई भी हैं, आप बोर्डिंग हाउस में रहें, एचिसन कॉलेज का बोर्डिंग हाउस मौजूद है, आप उसमें रहें, अपनी तालीम जारी रखें। अगर आप किसी दूसरे स्कूल में दाखिला भी ले लें और उसके बाद वहां आप तालीम भी जारी रखे हुए हो और यहां आपका नाम भी खारिज ना हो, तो ये सारे चौंचले जो हैं हमारी इशराफिया ने जो ये पाल रखे हैं, इन पे कोई गौर तो करे। अब गवर्नर पंजाब जो हैं बड़े ढंग के आदमी हैं, बलीगुर रहमान साहब, बलीगुर रहमान, पढ़े लिखे, रोशन ख्याल, कम गो, अब कम को अच्छे शख्स, यानी बड़े अच्छे, यानी उनका बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। अब उन्होंने ये दरख्वास्त भेज दी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने उसको कहा माफ कर दो। तो भाई बात यह है, कोई तो जवाबत बना जाए, कोई कायदा बना जाए, कोई लेजिस्लेट कर ले सर। लेकिन ये फैसला जो है ये तो फिर बोर्ड ऑफ गवर्नर ने ही करना है ना, करना नहीं तो कोई किसी, भाई उसका भी तो कोई तरीका होना चाहिए ना। अगर एक बच्चा वो 3 साल ना आए, 2 साल ना आए, फीस भी ना दे, तो उसकी जगह कोई दूसरा दाखिल भी ना हो सके। लिमिटेड सीट्स होती हैं वहां पे वैसे भी। देखिए, आपको एक 4-6 महीने के लिए तो ऐसा हो सकता है, मगर फिर बोर्डिंग हाउस किस मर्ज की दवा है? आप चौपड़ियां और 2-2, अब जैसे आप देखते हैं अब क्या होता है, एक ट्रांसफर हो जाता है एक सरकारी अफसर का है, या पुलिस का आला अफसर है, या डीएमजी ग्रुप है,
वहाँ चला गया, उसको मकान मिल गया, ज़िला में कहीं चला गया। सही। यहाँ उसका जो मकान सरकारी है वो उसके पास उसके बच्चे वहाँ रह रहे होते हैं, वो छोड़ता नहीं है। ये गलत। तो कोई नहीं, गलत क्या है और सही क्या है? अब कोई कायदे ज़ाब्ते का तो काम होना चाहिए ना। तो अब ये जो एचिसन कॉलेज है भाई, इसकी इतनी रेपुटेशन है, इतना इसका वकार है, दुनिया जहान के हमारे जो रऊसा के बच्चे और यहाँ पढ़ते हैं, और जो पेट काट के जो मेहनत कश लोग, जो तनख्वाहदार लोग अपने बच्चे पढ़ाते हैं ताकि वो भी एक आला तालीम हासिल कर सकें, भाई आप उनके लिए कोई ज़ाब्ता तो बनाए ना। ये क्या बात हुई सर? ज़ाब्ता तो एक दफा दाखिल हो गए, हाँ। फिर सारी उम्र दाखिल रहेंगे। ये जिमखाना की मेमोरी हो गई आपकी। वही ना कि डॉर्मेंट करा के आप चले गए बाहर। क्या हुआ? या दफातर में होता है ना एब्सेंट विदाउट लीव, कि मैं छुट्टी लूंगा, आप सैलरी मत दे, मैं मुल्क से बाहर जा रहा हूं। ओवरसीज चले जाते हैं लोग। हाँ जी। या छुट्टी ले लेते हैं तो बट तनख्वाह तो नहीं मिलती उनको। अब यहाँ फीस भी नहीं देनी, दाखिला भी बाकी रखना है और उसकी कोई मुद्दत भी मुकर्रर नहीं करनी। ये क्या बात हुई? लेकिन सर गवर्नर साहब ने फिर बीच में पढ़ के, इसका मतलब है कि मामला जो है वो अब बोर्ड कंट्रोवर्शियल हो गया ना सर। हाँ। मैं नहीं समझता ये बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो मैंने देखा है एचिसन कॉलेज का, वो इस पे भी नजरसानी होनी चाहिए ना। इसमें तो हमारे बाबर अली साहब तो खैर अगर जो बहुत सैयद बाबर अली साहब, हाँ जी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया, बहुत इस्तीफा दे दिया, मगर वो अब बहुत बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद इस पर सर अता तारड़ साहब का जरा सुन लें, क्या इसका उनका मौक़िफ़ है, जरा सुनाइए जी। अता तारड़ साहब क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं जी ना पढ़ने की फीस तो नहीं अदा की जाती। तो वो सीट रोकी जा सकती है, 3 साल आप सीट रोक लें, किसी का ना हक मार खुद लें, पढ़ना है, ना उसके पैसे देने हैं, ना किसी और को दाखिल होने देना। ये कहाँ के कानून है? ये कोई इंसाफ है? भैया आप अपने बच्चों को बोर्डिंग में दाखिल करें। और अता तारड़ साहब आप कौन सा मुकदमा लड़ रहे हैं? चलें सर एक ब्रेक लेते हैं, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, नाज़रीन अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।